अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनुद्दाइम अला आदाइम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अब यहाँ पर कुछ उन्वानात है जो मुझे दिए गए हैं। सबसे पहला मसला जो बयान किया गया है वो प्राइज़ बॉन्ड के मसले से हम आगाज़ करते हैं। प्राइज़ बॉन्ड आया जायज़ है या जायज़ नहीं है और इसके इनाम के सिलसिले की क्या सूरत हाल रहेगी। अब देखें, एक बात याद रहे कि जितने भी मुआमलात और डीलिंग और ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी न किसी शरई हुक्म के तहत में होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर प्राइज़ बॉन्ड, प्राइज़ बॉन्ड को आइमा के दौर में ये प्राइज़ बॉन्ड तो नहीं था, तो ये प्राइज़ बॉन्ड के जवाज़ या अदम जवाज़ यानी जायज़ होना या हराम होने के लिए हमारे पास किस तरीके से हम इसको देखेंगे। जैसे आजकल एक मसला के जिसके ऊपर मुझे ये भी एक उन्वान दिया है, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। अब ये अब हकीकत क्या है बिटकॉइन की, अब देखते हैं इसको अगर हम डिस्कस कर सके। आइमा के दौर में कतन ये चीज़ें नहीं थी, तो अब मुज्तहिद के पास दर हकीकत जो रिवायात अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में जो उनके पास इससे कवानीन बनते हैं, उन कवानीन के ज़रिए से इसको अप्लाई करते हैं और इसके ज़रिए से देखते हैं कि आया ये जायज़ के पहलू में आता है या हराम के पहलू में आता है। सबसे पहले मुज्तहिद के लिए देखिए, आप मुज्तहिद से सवाल करें कि प्राइज़ बॉन्ड जायज़ है या जायज़ नहीं है, मुज्तहिद कहेगा मुझे क्या मालूम प्राइज़ बॉन्ड क्या चीज़ होती है। खूब बिटकॉइन तो चूँकि अब एक इंटरनेशनल लेवल पर है, वरना अगर एक मर्जे के उन्वान से अगर सवाल किया जाए कि बिटकॉइन जायज़ है या जायज़ नहीं है, वो कहेगा मुझे पहले बताओ कि बिटकॉइन है क्या चीज़। लिहाजा पहले एक जो भी चीज़ है उसकी हकीकत मालूम होना ज़रूरी है, और जब तक उस चीज़ की हकीकत मालूम नहीं होगी मुज्तहिद से आप इस्तिफ्ता नहीं कर सकते हैं। मुज्तहिद से, चूँकि मैंने कहा ना कि देखिए रिवायत में कोई बिटकॉइन, प्राइज़ बॉन्ड, इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं वो कोई रिवायतों में तो नहीं आई है। लिहाजा मुज्तहिद को उसकी हकीकत बयान करनी पड़ती है कि ये चीज़ है, ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। अब प्राइज़ बॉन्ड क्या चीज़ है? प्राइज़ बॉन्ड दर हकीकत एक करेंसी नहीं है, ये बात मुसल्लम है। उर्फ में, माशरे में प्राइज़ बॉन्ड एज अ करेंसी इसका कोई तारुफ नहीं है, इसको एज अ करेंसी नहीं पहचाना जाता है प्राइज़ बॉन्ड को। फिर ये हकीकत क्या है? लॉटरी है।
अब लॉटरी क्या होती है? लॉटरी ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की 200 रुपये की एक लॉटरी ख़रीदी जिसमें आपको एक कोड नंबर दे दिया गया और कुरा कशी हुई, ड्रॉ निकाला गया। अगर आपका उसमें नाम आ गया तो आपको इनाम मिल गया, और अगर आपका नाम नहीं आया तो आप इस लॉटरी को फाड़ के फेंक दें, बात ख़त्म हो गई। अब लॉटरी शरीयत में कतन हराम है, शरीयत में लॉटरी हराम है। अब ये प्राइस बॉन्ड क्या एज अ करेंसी है? जिस तरह 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 1000 रुपये का नोट है, 5000 का नोट है। अब प्राइस बॉन्ड कितने पैसों का मिलता है? प्राइस बॉन्ड क्या 100 रुपये का भी होता है ना। अब मिसाल के तौर पर जो वो प्राइस बॉन्ड आया 100 रुपये की तरह है वो, बस प्राइस बॉन्ड न एज अ करेंसी यूज है और न ही वो एज अ लॉटरी है। इन दोनों के दरमियान की सिचुएशन है। अब क्या है, मजीद इसको अगर हम इसके डेप्थ में जाएं तो इस तरीके से हमारे सामने आएगा कि दर हकीकत प्राइस, अब ये देखें, बाज़ औक़ात जब अहले इल्म से भी गुफ्तगू होती है तो उनको भी बाज़ औक़ात समझाना हमारे लिए मुश्किल होता है कि जैसे मिसाल के तौर बैंक हमारा एक टॉपिक है, मेरा ख्याल है इसके बाद मैं बैंक को अगर बयान कर दूं तो शायद हम इस वक्त में इसको मुकम्मल कर सकते हैं कि जो बैंक में हम डिपॉजिट रखवाते हैं, हम बैंक में जो पैसे रखवाते हैं, उसकी क्या हकीकत है, तो उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह बॉन्ड, ये जो प्राइस बॉन्ड है, इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या माहियत है, ये क्या चीज़ है ये। अच्छा, पहली बात ये कि ये करेंसी नहीं है। मुमकिन है बहुत सारे लोग, और डिबेट हुई मेरी कई लोगों से, अगरचे बाज़ अफराद से, ज़्यादा अफराद से नहीं हुई है, बॉन्ड करेंसी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी दलील मालूम है क्या है? इसकी सबसे बड़ी दलील उर्फ है। उर्फ में ये एज अ करेंसी यूज़ नहीं है कि आप जाएं पान वाले की दुकान पर 100 रुपये का बॉन्ड दें। दोस्ती में खुला नहीं है तो वो तो शायद आप घड़ी भी दे दे, तो अगर 100 रुपये वाली घड़ी हो या मसलन जो भी उसकी इक्विवेलेंट जो रेट है, आपने कोई चीज़ भी दे दी, आपके पास नहीं है, मिसाल का आपने अंगूठी दे दी, उसने कहा कि चलो मुझे अंगूठी चाहिए भी थी, मैं ले लेता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन माशरे में एज अ करेंसी प्राइस बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं है कि आप नॉर्मली दुकान पे जाएं, जिस तरीके से 100 रुपये से ख़रीदो फरोख्त करते हैं, और अगर मिसाल के तो आपकी जेब में कोई पैसे नहीं है, आपके पास अंगूठी है, आपके पास घड़ी है, आपके पास पेन है, आपने कहा चलो अगर 100 रुपये नहीं है तो मैं बाकी किसी चीज़ से ख़रीद लूँगा, अब ऐसा नहीं है। वो कहेगा भाई पैसे लेकर आओ वरना ये बेचना नहीं बेचना है। तो लिहाजा मयार और क्राइटेरिया कि आया ये करेंसी है या करेंसी नहीं है, क्राइटेरिया क्या है? उर्फ है कि उर्फ इसको एज अ करेंसी डील करती है या नहीं करती। जैसे आयमा के दौर में करेंसी दीनार और दिरहम थे, दिरहम और दीनार एज अ करेंसी थे आयमा के दौर में मसलन। अब अगरचे एक फ़र्क है दिरहम और दीनार के दरमियान में और रुपीज़ और डॉलर के मुकाबले, यानी दिरहम और दीनार और रुपीज़ और डॉलर एक डिफरेंस है, लेकिन उर्फ, तवज्जो करें, उर्फ के लिए वो डिफरेंस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। दिरहम चांदी के सिक्कों को कहते थे, दीनार सोने के सिक्कों को कहते थे। खुद चांदी की वैल्यू है, उस वक्त भी वैल्यू थी, आज भी वैल्यू है। सोने की उस वक्त भी वैल्यू थी, आज भी वैल्यू है। मगर आपका ये रुपया है, ये कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा है। अच्छा, बाज़ लोग जो दलील में लेकर आते हैं कि ये भी बॉन्ड की तरह है, बाज़ लोग कहते हैं बॉन्ड रुपीज़ की तरह और रुपीज़ बॉन्ड की तरह है, कहते उसकी दलील क्या लेकर आते हैं? उसकी दलील इस तरीके से बयान करते, तवज्जो करें, उसकी दलील इस तरीके से बयान करते हैं कि दर हकीकत तो ये भी कागज़ का टुकड़ा है। जब कागज़ का टुकड़ा है तो कागज़ का टुकड़ा, अब ये यहाँ से कागज़ फाड़ दूँ, वो भी एक कागज़ का टुकड़ा है, बॉन्ड भी एक कागज़ का टुकड़ा है और ये भी एक कागज़ का टुकड़ा है।
तो दर हकीकत जो करेंसी है, जो एक कॉन्सेप्ट जो करेंसी का शुरू हुआ, वो करेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? करेंसी का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, अब कहते हैं शायद मसलन इंग्लैंड वगैरह से इसका, शायद इसका बैंक का जो आगाज़ हुआ वो इंग्लैंड वगैरह से, ज़ाहिर है ना, जो कहाँ से आगाज़ हुआ उसको छोड़ते हुए, लेकिन जो हकीकत है वो क्या थी? लोगों के पास चीज़ें होती थी, सोना होता था। अब चूंकि सोना घर में वो अमनियत नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं है, लिहाजा एक शख्स है उसके पास सब लोगों ने अपनी अपनी अमानतें रखवा दी। अब जिसके पास अमानत है उसे कागज़ पे लिख कर दे दिया, मिसाल कर तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना। तो अब वो कागज़ का दर हकीकत उसके पीछे वो सोने की मालियत थी कि जिसके अगेंस्ट में आपको ये कागज़ का टुकड़ा मिला। अब आप मिसाल के तो किसी के साथ डील करते हैं, तो अब आप जाएं उससे सोना लें और उसमें से उसको दें, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि खुद इन कागज़ के टुकड़ों से ही ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गई कि आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने ये कागज़ का टुकड़ा जो आपका था आपने देकर मिसाल के तो ये मोबाइल ले लिया, अब ये कागज़ के टुकड़े के इक्विवेलेंट जो सोना मौजूद है, गोल्ड मौजूद है, वो आपका हो गया। तो दर हकीकत करेंसी का आगाज़ यहाँ पर है। हत्ता अगर आप आज भी देखें तो आपके 1000 के नोट के ऊपर ये एक इबारत, फ़िलहाल तो मुझे वो इबारत याद नहीं है, लेकिन इस किस्म की एक इबारत लिखी होती है कि आपकी ये करेंसी इतने मिसाल के तौर पर जो वो गवर्नमेंट में जो कि उसका इसका जो कोई इक्विवेलेंट आपके पास गोल्ड है इतना। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये सारे इस किस्म की एक बहरहाल ताबीर लिखी हुई है, अगर किसी के पास अगर हो तो निकाल के देख लो, फिर मुझे पढ़कर सुना दे कि क्या लिखा हुआ है। हो बस यही लिखा है, ये नुक्ता क्या दोबारा से पढ़ें? खूब हामिल हाजा, देखिए इबारत भी माशाल्लाह ऐसी है, हामिल हाजा को मुतालबे पर खूब क्या अदा करेंगे, क्या अदा करेंगे? ये नोट तो आपके पास है, ये तो आपके पास सनद है। इस नोट के अगेंस्ट में हामिल हाजा कहते हैं जिसके पास ये नोट हैं, जब वो मुतालबा करेगा तो उसको मिलेगा। क्या मिलेगा? वो दर हकीकत वही है, वही कॉन्सेप्ट है असल में। और ये मैं आपको कह दूं कि आप लेकर चले जाए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये हकीकत है। ये हामिल हाजा यानी जिसके पास ये नोट है, जब वो मुतालबा करेगा तो इसके अगेंस्ट में उसको मिलेगा। दर हकीकत वो उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए है कि जो वैल्यू इसकी 1000 रुपए की वैल्यू में जितना गोल्ड मिलेगा वो आपको दिया जाएगा। अब ये इबारत मुझे बताइए, आप में से किसको मालूम थी? कितनों को मालूम है दुनिया में, पाकिस्तान में? किसी को भी नहीं मालूम। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ का एतबार उर्फ से बनता है। जब उर्फ को ये पता ही नहीं कि ये कागज़ का टुकड़ा मेरे पास जो है वो क्या है, अब ये तो गवर्नमेंट ने लगा दिया, अब इनके क्या अगराज और मकासद हैं, वो मुझे उससे सरोकार नहीं है, लेकिन ये उन्होंने अपनी एक हुज्जत को तमाम करने के लिए ये बयान कर दिया ताकि बाद में जो कोई भी मसाइल हो सकते तो उसके लिए उन्होंने एक सेफ साइड बना दी है। अब ये यहाँ पर जो वो ये इबारत लिखी, हामिल हाजा को मुतालबा के ऊपर अदा किया जाएगा, वरन तो ये इबारत ही समझ में नहीं आती है, अहले ज़बान को समझ में नहीं आएगी कि हामिल हाजा क्या है, क्योंकि हामिल भी तकरीबन अरबी का लफ्ज़ है, हाजा भी अरबी का लफ्ज़ है। बस उर्फ क्या करता है, तवज्जो कीजिएगा, उर्फ क्या करता है? उर्फ खुद इस 1000 रुपए को वैल्यू देता है, खुद इस नोट की वैल्यू है। किस तरह गोल्ड की वैल्यू है, किस तरह चांदी की वैल्यू है, किस तरह इस मोबाइल की वैल्यू है, किस तरह खुद इस मोबाइल की वैल्यू है। यानी ऐसा नहीं कि मोबाइल किसी चीज़ के अगेंस्ट में कोई चीज़ है, मिसाल आपने गोल्ड रखा है तो ये आपको एक बेउनवाने सनद दी गई, नहीं, खुद इसकी वैल्यू है। इसी तरह ये नोट, खुद नोट जिस तरीके से गोल्ड की वैल्यू है इस तरीके से नोट की वैल्यू है उर्फ आम में। वही अगर देखा जाए तो नोट न पहनने के काम आएगा न ओढ़ने के काम आएगा, गोल्ड कम से कम जीनत के लिए तो काम आता है।
अगरचे वो जब तक थैली में है वो दिरहम और दीनार, तो वो चूंकि तवज्जो करें कि शरीयत हमेशा याद रखिएगा जो उर्फ के दरमियान राइज है, शरीयत आकर उसी को इम्जा करती है, उसी को साइन करती है, उसी को ओके करेगी। बस तवज्जो किया आपने कि उर्फ में ये 1000 रुपए की नोट की एक अर्जिश और कीमत है, आपके बॉन्ड की भी अर्जिश और कीमत है। देखें अभी हमारी बहस बॉन्ड में चल रही है। अगर मिसाल के तौर पर ये 1000 रुपये अगर मैं यहाँ पे भूल जाऊं तो जिसको ये 1000 रुपये मिले उसकी ईद हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बॉन्ड भूल जाऊं तो उसको भी वही। लेकिन दर हकीकत उर्फ क्या करता है, उर्फ कहता है खुद ये 1000 रुपये की अहमियत है, बॉन्ड दर हकीकत मेरे पास एक सनद मिल गई, अब इसमें नाम तो नहीं लिखा कि ये बॉन्ड किसका है, मुझे एक सनद मिल गई कि इसके इक्विवेलेंट मैं हुकूमत से अगर ये 1000 रुपये का अगर बॉन्ड है तो इसको जानने के बाद खुद ये जुमला बता रहा है कि बॉन्ड वैल्यू नहीं रखता है, खुद बॉन्ड वैल्यू नहीं है। इसका जुमला किसका जुमला देखें, ये जो लिखा है हामिल हाजा को मुतालबे पर दिया जाएगा। लोग बॉन्ड की निस्बत समझते हैं कि बॉन्ड के ऊपर अगर ये लिखा हो कि हामिल हाजा को इसका अगेंस्ट मिलेगा, हर शख्स ये समझता है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है कि अगर आपके पास 1000 का बॉन्ड है, आप गए मार्केट में गए, आपने 1000 रुपये ले लिए, लेकिन आप 1000 रुपये को लेकर स्टेट बैंक में जाए और कहे कि मुझे इसका इक्विवेलेंट दे दो, और वो स्टेट बैंक जिसने ये इबारत लिखी है उसको भी नहीं पता होगा, कम से कम आगे काम करने वालों को। क्या दें भाई हम आपको, समोसा दें, पकोड़ा दें, क्या दें, सही है ना। बस जबकि बॉन्ड उसका एक इक्विवेलेंट यानी बॉन्ड एक सनद है, बस उर्फी लिहाज से बहुत ही वाज़ेह है, जिसकी बेहतरीन मिसाल कि ये एज अ करेंसी यूज़ नहीं होती है। आप किसी किरियाने की दुकान पर चले जाएं, आप किसी पान वाले की दुकान पर चले जाएं, आप कहीं पर भी चले जाएं, ये एज अ करेंसी यूज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी ने ले लिया किसी मजबूरी की वजह से तो एक अलग बात है, लेकिन एज अ करेंसी आप रिक्शा वाले को दे दें, ओके मैं इसको क्या करूँ। बस ये खुद उर्फ में राइज होना दलील है इस बात की कि ये बॉन्ड करेंसी नहीं है। बस ये लॉटरी भी नहीं है, करेंसी भी नहीं, तो फिर आखिर है क्या ये दर हकीकत ये आपने गवर्नमेंट को कर्जा दिया है। अब मुझे यकीन है कि आप किसी को भी ये कहें कि बॉन्ड कर्जा है, तो वो आपसे कोई भी कबूल नहीं करेगा। दूसरी बात आप ये भी कह सकती हैं कि मौलाना अभी आपने कहा कि उर्फ क्राइटेरिया है, उर्फ में तो नहीं पता कि ये कोई कर्जा वर्जा है। खूब, इसकी अगर मैं वजाहत कर सका तो वजाहत कर दूंगा। अब तवज्जो करें, बॉन्ड क्या है। बॉन्ड दर हकीकत आपने बैंक को ये 1000 रुपये दिए और उसके अगेंस्ट में आपको ये एक बॉन्ड दे दिया जिसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है। देखिए, गवर्नमेंट हमारे कोई काका मामा नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है कि आपको करेंसी के ऊपर ड्रॉ निकाला जाएगा, आपको इनाम मिलेगा। खूब, क्या ज़रूरत थी, ये एक और दलील दे रहा हूं मैं कि क्या ज़रूरत थी। वही जो नोट के ऊपर नंबर होता है उसी पर ड्रॉ निकाल लेते, उसी पर ड्रॉ निकाल लेते। नहीं, चूंकि दर हकीकत आपने उनको करेंसी दे दी, आपने उनको कर्जा दे दिया, अब वो उस कर्जे से जो कमाएं वो उनका फ़ायदा है, और आपके दिल बहलाने के लिए ये कह दिया कि हम आपको इसके अगेंस्ट में हम सालाना माहाना कुराकशी करेंगे, ड्रॉ निकालेंगे, और जिसका इनाम मिल गया उसको इनाम मिल गया। तवज्जो किया आपने कि दर हकीकत, वरना तो आप ये कहें, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप लोग मिलकर मुझे 5 लाख रुपए दे दें, मैं आप लोग को दे दूंगा 10 साल के बाद, या जब आप लोग को चाहिए होगा दे दूंगा मैं। आज दुनिया में कोई अपना बुखार नहीं देता है, कोई क्यों कर्ज देगा किसी को, क्यों कर्ज देगा? क्योंकि आज तो पूरी दुनिया में सूद इतना राइज है, इतना राइज है, और इतना हलाल शुमार किया जाता है कि कोई हद नहीं है। आज एक भाई दूसरे भाई को अगर 1 लाख रुपए देता है तो दोनों भाई, चूंकि उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, वो कहता है मैं तुमको मिसाल के तौर पर इतना प्रॉफिट दे दूंगा, और इसको चूंकि प्रॉफिट मिल रहा है, लिहाजा अब कहा जाता है भाई दोनों की रजामंदी से है। कोई रजामंदी नहीं है। किसी भाई को मुफ्त में अगर कर्जा मिले
तो क्यों वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा? वो तो उसकी मजबूरी है। लिहाजा ये आज सूद इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि मुतदय्यिन, दीनदार, नमाज शब के पाबंद और नहीं मालूम किन किन चीज़ों के पाबंद, हमने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट पर लगाए। ये आम तौर पर जितने भी है हमने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट पर लगाए हैं। ठीक है, अब इससे मुतालिक सवालात नहीं कीजिएगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट पर लगाया। अब इन्वेस्टमेंट पर लगाया यानी क्या मतलब? आया आपने मुजारबा किया है, आया आपने कोई डील शरी की है, शरी डील की है कोई, वो शरीयत मालूम नहीं लोगों को, हमने इन्वेस्टमेंट पर लगाया है। इन्वेस्टमेंट पर लगाया यानी क्या मतलब? हमने उनको 5 लाख दिए, वो हमें माहाना ये दे रहे हैं। खूब, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं आप आज की ज़बान में, वरना दर हकीकत उसको शरीयत की ज़बान में इंटरेस्ट और सूद कहते हैं। बस तवज्जो किया आपने कि ये बॉन्ड दर हकीकत क्या है? बॉन्ड दर हकीकत आप इसको गवर्नमेंट को ये 1000 रुपए दिए जिसकी वैल्यू है उर्फ में, और वो आपके दिल को बहलाने के लिए एक नोट जारी कर देता है जिसके ऊपर नंबर है और आपको दे दिया, और आप भी जो पाबंदी से जो वो पता नहीं उसके ऐप भी हतमन आ चुके होंगे और इंटरनेट वगैरह पे उसके नंबर आप डाल दें, और जब भी हर महीने के आखिर में 6 महीने में जब भी इसके ड्रॉ अनाउंस होते हैं आप भी चेक करते रहते हैं। आपके लिए ये जो बॉन्ड है वो कहाँ होता है? जेब में होता है आपके? नहीं, आपके पास एक तिजोरी में पड़ा होगा। जब ऐलान होता है उस वक्त आप निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं भाई हमारा नंबर आया या नहीं आया। नहीं आया तो आपने दोबारा रख दिया। एज अ करेंसी आप जेब में नहीं लेकर घूमते हैं। बस ये खुद दलील है इस बात की कि ये करेंसी भी नहीं है और लॉटरी नहीं है। लॉटरी क्यों नहीं है? क्योंकि लॉटरी में जब आपने एक चीज खरीद ली, अब वो पैसे जाया। अगर आपका नाम आ गया, नंबर आ गया तो आपको इनाम मिल गया, अगर नहीं आया तो आप फाड़ कर इसको डस्टबिन में डाल दिया। इसकी कोई अर्जिश और कीमत नहीं है। बस दर हकीकत बॉन्ड क्या है? बॉन्ड दर हकीकत ये लोन है, कर्जा है, कि आपने गवर्नमेंट को ये 1000 रुपए दिए, गवर्नमेंट को आपने 1000 रुपए दिए। अच्छा, आपने ये जो 1000 रुपए दिए हैं, देखिए मैंने कहा ना आपको हर चीज को ये देखना पड़ेगा कि शरीयत के किस टॉपिक और किस उन्वान के तहत ये है। आप कहें इसको अमानत में डाल देते हैं, आप इसको कोई और नाम दे देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब डेफिनेशन कर्जे की, कर्जे की डेफिनेशन, कर्जे की डेफिनेशन क्या है? लोन की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि मैंने कहा ना, एक जुमला कहा था अभी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और आ रही समझ में ना इंशाल्लाह। खैर वैसे इतनी सारी रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह उम्मीद है उससे जन ये कि सुन लेंगे आप लोग फिर उसको। एक जुमला मैंने अभी कहा था कि आप कहें भाई उर्फ आम में तो लोगों के लिए ये कर्ज का मफहूम भी नहीं रखता है। लोगों क्या, लोग आज आप पहली दफ़ा आपने ये शोशा छोड़ा, और वो भी अलकाइम में कि अब ये व्हाट्सएप में जो इस तरीके से फैलेगा कि ये बॉन्ड जो कि वो कर्जा है, और फिर उसके बाद मुखालिफतें होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो अब ये तो उर्फ को नहीं मालूम है कि कर्जा है। अब उर्फ को पहले संजीदगी के साथ सुकून से बिठाइए, उसको एक हकीकत बताइए कि भाई आपने गवर्नमेंट को 1000 रुपया दिया, उसके अगेंस्ट में आपको ये एक नोट मिला बॉन्ड की शक्ल में। अब इस बॉन्ड की हकीकत तो पता चल गई, ये ना एज अ लॉटरी है ना एज अ करेंसी है। इसलिए कि हम जब दुकान में जाते हैं तो लोग हमको कहते हैं ये क्या, किस दुनिया से आ रहे हो, असहाबे काफ की किसी कौम से हो, कौन सा नोट लेकर आए हो? भाई 100 रुपये 1000 का नोट लेकर आओ। लिहाजा ये करेंसी एज अ करेंसी नहीं है, लॉटरी भी नहीं है, उसकी भी हकीकत मैंने बता दी। अब आपने दिया 1000 रुपया गवर्नमेंट को फॉर एग्जाम्पल, उसके अगेंस्ट में आपको ये बॉन्ड मिल गया। सवाल, आप जब चाहे इसको कैश करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। जब चाहे आप इसको कैश करवा सकते हैं। वो कैश करवा सकते हैं यानी क्या मतलब? कैश करवा सकते हैं का मतलब ये हुआ कि आप दोबारा ये सनद, ये बॉन्ड, ये 1000 रुपये का जो टुकड़ा है, इसको आपने जाके जब दिया तो आपको 1000 रुपया मिल गया। सवाल, आया वही नोट मिला जो आपने दिया था? नहीं, वो नोट नहीं है। और अगर आप नोट मांगेंगे भी तो कहेंगे किस दुनिया से आए हो भाई, वो नोट। अब तवज्जो करें, हम लोन की डेफिनेशन को, कर्ज की डेफिनेशन को देखें। कर्ज किसको कहते हैं? कर्ज कहते हैं तमलीको माल इन बेमाल, तमलीको माल इन बेमाल इन मिसलिही, मसलन
यानी क्या मतलब? मैंने आपको कर्जा दिया, 1000 रुपये का नोट आपको मैंने कर्जा दिया। मैंने आपको जब ये 1000 रुपये का नोट कर्जा दिया, अब क्या हो गया? नतीजा ये हुआ कि आप इस 1000 रुपये की मालिका हो गई। 1000 रुपये की मिल्कियत अब किसकी है? आपकी है। अब मेरे पास हक नहीं है कि मैं इसको हाथ भी लगाऊं। मैं कहूं भाई मैंने दिया था, अभी ये दिया था, ये आपका था, आपने दे दिया, अब इस 1000 रुपये की मालिका आप है। खूब, मेरे 1000 रुपये कहां गए? तो वो 1000 रुपये दर हकीकत आप जिस 1000 रुपये की अब मालिका हैं, वो एक लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी है, एक जिम्मा है जो उसके सर पर है आपके हक में, आप उसकी मालिका हैं। वो बाहर क्या चीज एक्सिस्ट करती है? क्या चीज है बाहर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 1000 रुपये जिसको आपने कर्जा दिया, ये आपने उसको मालिक बना दिया, उस पैसे के अगेंस्ट में कि जो आपको बाद में दिया जाएगा। बस ये कर्जे की हकीकत है। अमानत किसको कहते हैं? अमानत इसको कहते हैं कि आपने मुझे, अगरचे हम बाज़ औक़ात उर्दू ज़बान में पैसों को भी एज अ अमानत कहते हैं, पैसा कभी भी अमानत नहीं हो सकता है, क्योंकि अमानत का मतलब क्या होता है? अमानत का मतलब एज इट इज़, खुद ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। मैं आपको अमानत के तौर पर ये किताब दे रहा हूँ, यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप किताब की मालिक हो गई, बल्कि दर हकीकत ये आपको मैंने इस्तेमाल के लिए किताब दी है या हिफाजत के लिए किताब दी है। अगरचे इस्तेमाल के लिए दी हो, देखें एक एक चीज़ एक सिचुएशन से उन्वान फ़र्क करते हैं। अगर आपको इसको इस्तेमाल के लिए दी हो तो इसको शरीयत में कहते हैं, क्या कहते हैं? एआरा, आरिया करना, उधार जिसको हम कहते हैं। अगर फिर मैं कहूँ कि उर्दू में फिर उधार किसी और को कहते हैं आरिया, अमानत। बस संभालने के लिए दिया उसको आरिया, या इस्तेमाल के लिए दिया तो आरिया दिया, इसको संभालने के लिए दिया तो उसको अमानत कहा। और कर्जा क्या है? कर्जा यह है कि मैंने आपको ये नोट मालिक बनाया उस 1000 रुपये के मुकाबले में जो आपके लाइबिलिटी में है, आपके जिम्मे पर है। मुमकिन है अभी उसको खारिज पे कोई भी 1000 रुपये एक्सिस ना करता हो, आपके मेरे पास यही एक 1000 रुपये है, इसकी तो आप मालिक हैं। मैं किस चीज़ का मालिक हूँ? मैं उस 1000 रुपये का मालिक हूँ जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है कि अब आप चाहे सर्विस करके, जॉब करके, कहीं से भी तोहफे के जरिए जो आपको मिलेगा वो आप मुझे उसकी अगेंस्ट में देंगी। लेकिन दर हकीकत ये 1000 रुपये ये जो मैंने आपको कर्जा दिया है, ये किस चीज़ के इक्विवेलेंट है? इसके बराबर, इसके अगेंस्ट में क्या चीज़ है? आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपके ऊपर लाइबिलिटी, इसको कहते हैं कर्जा। अब देखें, जब आपने हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक को 1000 रुपये दिए और उसके अगेंस्ट में जब आपने बॉन्ड ले लिया तो आपने दर हकीकत अब ये 1000 रुपये आरिया है, अमानत है, कर्ज है, क्या है? वो मालूम है कि ये अमानत नहीं है क्योंकि उसको वो इसको इस्तेमाल करेगा, और आरिया नहीं है क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। बस ये दर हकीकत डेफिनेशन वाइज, अगरचे लोगों को मालूम ना भी हो, डेफिनेशन वाइज ये किसके अंडर में आया? कर्ज के अंडर में आया। बस बॉन्ड दर हकीकत क्या है? कर्ज है, कर्ज है। हो, बस बात यहां तक इंशाल्लाह वाज़ेह हो गई कि बॉन्ड दर हकीकत कर्ज है। अच्छा, अब सवाल, बॉन्ड की खरीदो फरोख्त जायज़ है या जायज़ नहीं है? असल ये लफ्ज़ टेक्निकली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दर हकीकत तो ये कर्जा है। जब कर्जा है तो कर्जे को खरीदो फरोख्त नहीं होती कर्जे की। अगर जो कर्जे की खरीदो फरोख्त होता है, ये खुद एक
फ़िक़ही एक मसला है ये कि खुद कर्ज़े को बेचना और ख़रीदना, खुद कर्ज़े को बेचना और ख़रीदना। लेकिन अभी आप जो स्टेट बैंक से जो आपकी डील है वो क्या है, वो ये है कि आपने उसको कर्जा दिया, उसके अगेंस्ट में आपको एक बॉन्ड जारी किया जिस पर नंबर लिखा हुआ था, लिहाजा ये आपने गवर्नमेंट को एक कर्जा दिया। वो कर्जा देना क्या है, जायज़ है, कोई हरज नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि वो जो इनाम है, उन्होंने आपको ये कहा कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली या 6 महीने पर या सालाना हम इसकी कुराकशी करेंगे, ड्रॉ निकालेंगे और जिसके नाम आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। खुद कर्ज यानी खुद बॉन्ड कोई इश्काल नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मौलाना आप इसकी दलील दीजिए कि ये कहाँ पर है, मिनहाज में, तौज़ील मसाइल में, वगैरह वगैरह। अच्छा, कहाँ से लेकर आएंगे इसको, कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि अब जैसे मिनहाजुस सालिहीन अगर सीसानी की हो या किसी और मर्जी की हो, मिनहाजुस सालिहीन, उसके आखिर में कुछ ऐसे मसाइल बयान किए हुए हैं जो दुनिया में राइज है, जैसे हवाला, बैंकिंग के मसाइल वगैरह वगैरह। तो ये चूँकि एक इंटरनेशनल मसाइल हैं लिहाजा बयान किए गए हैं। अब बॉन्ड, अब तौज़ील मसाइल के आखिर में या मसलन मिनहाजुस सालिहीन के आखिर में लॉटरी के मसाइल दिए हुए हैं। अब लॉटरी को लोग कंपेयर, बॉन्ड को लोग कंपेयर करते हैं लॉटरी के साथ, क्योंकि उसमें कहीं बॉन्ड तो नहीं आ सकता, क्योंकि बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मुश्किल है, सिर्फ पाकिस्तान में राइज एक चीज़ है, बॉन्ड सिर्फ पाकिस्तान में राइज है। तो लिहाजा आप कोई किताब से इसको नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अगर आपको आप कहें कि भाई किताब से नहीं दे सकते, तो कहें हम आपकी थोड़ी तकलीद में, हम तो आगे सीसानी की मसलन तकलीद में, तो उनका मसला क्या है। तो अब अगर आपको सवाल करना है तो आगे सीसानी से इस तरीके से सवाल किया जाए कि अगर हम हुकूमत को, मसलन हुकूमत, चूँकि बॉन्ड हुकूमत का है आमतौर पर, इसलिए हुकूमत को हम एक पैसे देते हैं, 1000 रुपया दिया, और उसके अगेंस्ट में हमें वो एक सनद देते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है, स्टैम्प होता है वगैरह वगैरह, और महीने या 6 महीने, चलें ये भी बता दें कितने अरसे में इसका ऐलान करते हैं, 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद। हर 3 महीने के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इसके ड्रॉ निकालेंगे, इसकी कुराकशी करेंगे, जिसका नाम आएगा उसको इनाम मिलेगा। और ये जो 1000 का बॉन्ड है हमारे पास, हम जब चाहे उसको कैश करवा सकते हैं, यानी हमारे जो पैसे वो महफूज हैं। अगर सवाल करना है तो आप इस अंदाज से सवाल कीजिए, इस अंदाज से सवाल कीजिए। हो, अब बॉन्ड की हकीकत हमारे लिए रोशन हो गई। बॉन्ड दर हकीकत कर्जा है और किसी को कर्जा देने में कोई मसला नहीं है, और हमने अगर किसी को कर्जा दिया उसके अगेंस्ट में उसे कोई सनद दी तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। अब आ जाइए उसके इनाम में, उसका इनाम क्या है, उसका इनाम जायज़ है या जायज़ नहीं है। अब यहां पर हमारे पास एक और कानून है कि कर्जा जो शरीयत में जायज़ है वो विदाउट एनी कंडीशन के, वो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन से मतलब क्या है, किसी किस्म की कोई शर्त कि जिसका फायदा मुझे या किसी को मिले। तो आप ना कहें कि मैंने 1 साल के लिए अगर कर्जा दिया तो ये भी तो एक शर्त हो गई। नहीं, मियाद और आपका जो तारीख है उसकी कंडीशन लगाना कंडीशन नहीं है। आप कोई ज़िंदगी भर के लिए कर्जा थोड़ी देना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपने कंडीशन लगा दी, वो फॉलोएबल है। इसको कहा जाएगा दैन मुअज्जल, दैन कर्जा मुअज्जल, तारीखदार, अजलदार, जैसे महर
महर, जिस तरीके से महर इंद तलब होता है, ताजील होता है और मुअज्जल होता है। मुअज्जल यानी इस डेट पर देना है। कर्जे में ये शर्त लगाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई भी शर्त लगाना, देखें ये खुद एक मसला ही है। कर्जे में ये शर्त लगाना कि कोई भी शर्त लगाना वो जायज़ नहीं है। हत्ता अगर ये शर्त लगाई जाए कि मैं आपको ये कर्जा देता हूँ इस शर्त के साथ कि आप मुझे 1 गिलास पानी पिला दें, जायज़ नहीं है। हाँ, कर्जा दें आप किसी को, उसके बाद वो आपके अंडर प्रेशर में आ जाए, वो आपके जो वो ज़ेरे तासीर करार पाए, ये एक अलग बात है। आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, आपको मालूम मैंने इसको कर्जा भी दिया ना, फिर भी ये खुद ब खुद मेरा गुलाम बन जाएगा, कोई मसला नहीं उसमें कोई मसला नहीं, वो उसका नेचर ऐसा है। वरना तो लोग यहाँ पर कर्जा लेने के बाद डकार भी नहीं लेते हैं। लेकिन ये आपने शर्त नहीं लगाई। कर्जे में वो चीज़ हराम है कि जब आपने कर्जा दिया और उसके अगेंस्ट में आपने शर्त लगाई, इसको कहते हैं इंटरेस्ट, इसको कहते हैं सूद। किसी किस्म की शर्त लगाना कि जिसके बाद जिसने कर्जा लिया है उसको पाबंद किया जाए, वो पाबंद हो जाए, इसको कहते हैं इंटरेस्ट, इसको कहते हैं शर्त। ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। बस तवज्जो किया आपने, ये इंटरेस्ट की तारीफ है, इंटरेस्ट की डेफिनेशन है। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम कि हमारे दरमियान में ये बात कहाँ से आई है कि हमने फिक्स थोड़ी किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर फिक्स नहीं है तो कोई मसला नहीं। ये पता नहीं कहाँ से आई हुई बातें सारी। नहीं, आपने कोई चीज़ फिक्स नहीं की। आपने एक को कर्जा दिया और कहा कि जो जी चाहे मुझे दे देना, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी सूद है, ये भी इंटरेस्ट है और ये सूद है। बस तवज्जो किया आपने कि कर्जे में किसी किस्म की कोई भी शर्त लगाना क्या है, सूद के जुमरे में आ जाएगा और हराम हो जाएगा और जायज़ नहीं होगा। आगे सीसानी सूद की शर्त की डेफिनेशन क्या करते हैं? आगे सीसानी शर्त की जो डेफिनेशन करते हैं वो ये है कि आप इंटरेस्ट की शर्त करें, यानी आप कोई भी कंडीशन लगाएं। जैसे आगे खुई थे, आगे खुई जो है वो शर्त की यानी शर्त की तारीफ ये बयान करते थे कि अगर मुझे नहीं दिया गया तो मैं मुतालबा नहीं करूंगा, अगर मुझे नहीं दिया गया तो मैं मुतालबा नहीं करूंगा, ये मेरा इरादा है। आगे कोई कहते हैं ये है शर्त की डेफिनेशन। आगे सीसानी कहते नहीं, शर्त की डेफिनेशन क्या है? शर्त बिल्कुल एक मफहूम उर्फी है, इसका मतलब वाज़े है। शर्त यानी शर्त लगाना कि मैं आपको ये दे रहा हूं इस शर्त के साथ, इसको शर्त कहते हैं। लिहाजा अगर किसी भी कर्जे में कोई भी शर्त लगाई जाए वो सूद हो जाएगा, हराम हो जाएगा। अब अभी हमारी गुफ्तगू फिलहाल इसमें नहीं है, वो इंशाल्लाह हम बैंक में पढ़ेंगे। अब सवाल यहां पे बॉन्ड में, बॉन्ड में आपने बैंक को क्यों कर्जा दिया? स्टेट बैंक को कोई रिश्तेदार तो नहीं है, कर्जा दिया उसको हमने, उसके अगेंस्ट में वो आपको क्या दे रहा है? हर 3 कागज के टुकड़े के साथ, और कागज के टुकड़े के लिए भी मैं भी आपको देता हूं कागज के टुकड़े, दे मुझे कर्जा, नहीं देता है कोई। दर हकीकत वो जिसकी वजह से हमने दिया है कि उसने कहा कि मैं हर 3 महीने के बाद कुराकशी करूंगा और इनाम दूंगा। बस ये इस कंडीशन के साथ हम बॉन्ड ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट आज ये कह दे कि आप लोगों के पास फकत 1 घंटा है, जिसके पास बॉन्ड है वो ले लें, उसके बाद हम ऐलान करते हैं कि इसके इक्विवेलेंट हम आपको कोई इनाम बल्कि 1 घंटा नहीं देते हैं, हम आप आज से ऐलान करते हैं कि आज से ये बॉन्ड फकत एक सनद है और उसके बाद हम कोई इनाम नहीं देंगे। और आप कल जाके बेच कर आ जाएंगी, क्योंकि आपको बॉन्ड को रख के क्या करना है? बॉन्ड आपने रखा है इसलिए कि आपको इनाम मिलेगा और इनाम हासिल होगा। लिहाजा
दर हकीकत ये क्या हो गया, कर्जे के ऊपर नफा हो गया। नफा जरूर, मैंने कहा ना, नफा किसको कहते हैं, कोई भी शर्त जो किसी को फायदा मिल रहा हो, किसी को उसका एडवांटेज मिल रहा हो। तो चूंकि बॉन्ड हम लेते हैं दर हकीकत इस कंडीशन पर कि वो हर 3 महीने के बाद इसकी कुराकशी करेंगे और जो इनाम होगा वो मिलेगा। हमने इस लालच में लिया है, हमने इस लालच में लिया है। अब सवाल, ये जायज है या जायज नहीं है? अब यहां पर आगे सीसानी क्या कहते हैं, आगे सीसानी कहते हैं कि अगर आप किसी को कर्जा दें और कर्जा देने पर आपने अगर शर्त नहीं लगाई, बल्कि वो अपनी तरफ से उन्होंने कानून बनाया हुआ है कि आपको इनाम मिलेगा, आपने शर्त नहीं लगाई तो आपका ये कर्जा देना जायज हो गया। अब उन्होंने अगर इनाम दिया तो ये इनाम आपके लिए जायज है या जायज नहीं है, इसको डिस्कस करना होगा। खूब तवज्जो कीजिएगा। हमारी गुफ्तगू बॉन्ड के मसले में चल रही थी और इस बॉन्ड के मसले को हमने यहाँ तक बयान किया कि दर हकीकत ये कर्ज़ा है और कर्ज़े में किसी किस्म की कोई शर्त लगाना जायज़ नहीं है। और अगर ये शर्त लगाई जाए कि हम आपको कर्ज़ा दे रहे हैं इस शर्त के साथ कि आप 3 महीने के बाद कुराकशी करें और उसमें अगर हमारा नाम आ जाए तो उसके अगेंस्ट में हमें इनाम दिया जाए वगैरह वगैरह, ये इंटरेस्ट हो जाएगा, सूद हो जाएगा, रिबा हो जाएगा और ये हराम हो जाएगा। लिहाजा इसको हलाल करने का तरीका ये है कि हम किसी किस्म की कोई शर्त ना लगाएं। शर्त ना लगाएं का मतलब क्या है? शर्त ना लगाएं का मतलब ये कि हम उसको किसी तरीके से पाबंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद अपनी ज़ात में खुद ही पाबंद है, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हम किसी तरीके से उसको पाबंद नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हमारी तरफ से ये शर्त किसी किस्म की नहीं है। जब शर्त नहीं है तो अब इसके अगेंस्ट में जो हमें वो पैसे दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं वो हमारे लिए लेना जायज़ है या जायज़ नहीं है। अब ये गुफ्तगू चूँकि एक जो उन्वान मुझे दिया गया कि डिपॉज़िट, फ़िक्स डिपॉज़िट के जो मुनाफे हैं, जो पैसे हैं, जो प्रॉफिट है वो जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो दर हकीकत यहाँ तक हमारे लिए क्या बात रोशन हो गई? हमारे लिए ये बात रोशन हो गई कि बॉन्ड भी डिपॉज़िट की तरह है। बॉन्ड भी, अब ये फ़िक्स डिपॉज़िट भी हकीकत में क्या है? फ़िक्स डिपॉज़िट हकीकत में फ़िक्स डिपॉज़िट भी लोन है। यानी आप बैंक को 5 साल के लिए ये पैसे दिए कि वो माहाना आपको मिसाल के तौर पर उसके अगेंस्ट में 8% 7% नहीं मालूम क्या रेट चलता है, वो आपको माहाना इस रेट पर आपको इंटरेस्ट देंगे। तो बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट माहियत और हकीकत के लिहाज से एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। फिक्स डिपॉजिट भी वही चीज़ है और बॉन्ड भी वही चीज़ है कि दर हकीकत आपने उन बैंक को आपने दर हकीकत पैसे दिए हैं कि जिसकी हकीकत ये है कि वो कर्ज़ा है और उसके अगेंस्ट में आपको कुछ मुनाफे मिलेंगे। उन मुनाफे में एक मुनाफा ये है कि हम 3 महीने पर ड्रॉ निकालेंगे, कुराकशी करेंगे और आपको इनाम देंगे। इसका नाम हमने बॉन्ड रखा। हम हर महीने आपको इतना % इंटरेस्ट देंगे, उसका हमने नाम
फिक्स डिपॉजिट रखा। और इसी किस्म के आप जितनी भी सारी मिसालें हैं, ये दर हकीकत शरीयत में एक ही उन्वान के तहत में है, वो है कर्जे के, लोन के उन्वान के तहत में। अब जब आप ने ये डिपॉजिट रखवाया या बॉन्ड लिया, तो ये दर हकीकत आपने कर्जा दिया। अगर आपने शर्त लगाई तो ये काम हराम हो जाएगा, सूद हो जाएगा। और सूद की मजम्मत में वो जो सारी दलीलें हैं, कुरान की आयत और रिवायात हमें शामिल हो जाएंगी, जिसकी मजम्मत पे बहुत शदीद आयत और रिवायात हैं। बस हमने तो कोई शर्त नहीं लगाई, लिहाजा ये टेक्निकली हमने जो कर्जा दिया, शरई लिहाज से वो हमको एज इट इज वापस कर्जा दे दें, यही उसकी जिम्मेदारी है। ये तो उसको मालूम नहीं है कि हमारे फिक्र में ये मसला है, वरना तो वो शायद ये कह दे कि अपने फॉर्म में एक वो बना दे कि आया तुम किस मसलक से ताल्लुक। अगर अहले सुन्नत में भी यही है, अहले सुन्नत का भी मसला यही है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर वो ये मालूम कर लें कि ये शिया है और शिया वो आजकल की इस्तिलाह के लिहाज से प्रैक्टिकल शिया है, यानी जो सूद लेने को हराम समझता है, तो वो बिल्कुल जो वो अपना गवर्नमेंट लिहाज से मुमकिन है वो कानून की मुखालफत करें, लेकिन शरई लिहाज से जो उसने आपसे डिपॉजिट रखवाया है वो एज इट इज़ दे दे, इससे ज़्यादा वो किसी चीज़ का पाबंद नहीं है। लिहाजा यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सही करते हैं। अच्छा, अब फिक्स डिपॉजिट की बात आई, तो चूंकि आपने ये फिक्स डिपॉजिट किस इदारे में रखा है, अच्छा अभी बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका एक छोटा सा आखिरी, उसकी छोटी सी दुम रह गई है, बाकी वो इसको हम इसके साथ बाद में आखिर में बयान करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट जो आपने डिपॉजिट रखवाया, अब ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो फिक्स डिपॉजिट रखवाया है वो कहाँ रखवाया है। कहाँ रखवाया से मुराद यानी कौन सी किस्म की बैंक है या कौन सी किस्म का इदारा है। आम तौर पर 4 किस्म के बैंक या इदारे को डिस्कस किया जाता है, या वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, या वो प्राइवेट है या वो गवर्नमेंट है। अगर वो अभी हम गवर्नमेंट को ले लें ताकि प्राइस बॉन्ड को यहीं पे इसको ख़त्म कर दें। अगर वो गवर्नमेंट है तो अब यहां पर फिर एक प्रॉब्लम है कि चूंकि आ गए सीस्तानी आ गए खुई की तरह गवर्नमेंट को क्या कहती है, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट मालिक नहीं है। ये एक बहुत ही तफसीली मसला है, लेकिन बहरहाल मुझे सिर्फ आधे घंटे में इसको कवर करना है। आ गए सीस्तानी गवर्नमेंट को मालिक नहीं मानते, यानी क्या मतलब मालिक नहीं मानते, यानी इन शॉर्ट ये, अब इसकी हकीकत को भी फिलहाल टाइम नहीं, हम छोड़ देते हैं। देखें, मैं इसका मालिक हूं, आप इसके मालिक हैं, आप इसकी मालिक हैं, आप इसकी मालिक हैं, आप इसकी मालिक हैं। गवर्नमेंट का जो माल है उसका मालिक कौन है? उर्फी लिहाज से कोई शख्स नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट मालिक है। आ गए सीस्तानी, आ गए कोई, जबकि आखुमैनी नहीं, आ गए वहीद खुरासानी भी नहीं मानते, वरना आखुई के अक्सर शागिर्द इस नज़रिए के कायल है। क्या कि तवज्जो करें कि गवर्नमेंट मालिक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट शख्स नहीं है, कोई साहब नहीं है, कोई इंसान नहीं है। लिहाजा ये जब कोई मालिक नहीं है तो ये मजहूलुल मालिक है,
देखिए, अब इसकी अगर मैं हकीकत को फिर बॉन्ड की तरह अगर बयान करना शुरू किए, अगर इसको बैंक को, तो फिर जो वो 1 घंटा लग जाएगा। लिहाजा हम फ़कत इस बात को सिर्फ तस्लीम करते हुए कि बैंक में यानी गवर्नमेंट को आगे सीसानी मालिक नहीं मानती है, और फरमाते हैं कि बैंक मालिक नहीं है, बल्कि बैंक का जितना भी माल है वो सारा का सारा मजहूलुल मालिक है। मजहूलुल मालिक किसको कहते हैं? जिसका मालिक मालूम ना हो उसको मजहूलुल मालिक कहते हैं। मजहूलुल मालिक की अथॉरिटी, विलायत किसके पास है? मुज्तहिद के पास है। मुज्तहिद जामिउ शराइत के पास इसकी विलायत और अथॉरिटी है। वो इसका मालिक नहीं है, उसके पास इसकी अथॉरिटी है, पावर है और विलायत है उसके पास। बस यहां तक ये बात वाज़े हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद इसको कोशिश करते हैं बयान करें। जब आपने बैंक में यानी गवर्नमेंट में आपने पैसे रखवाएं, तो जब आप किसी को कर्जा देती हैं तो किसको कर्जा देती हैं? किसी शख्स को कर्जा देंगी, उसी से आप लेंगे कर्जा। यहां पर तो वो जो मैनेजर बैठा है वो तो गवर्नमेंट नहीं है, वो तो एक नुमाइंदा है उसका। तो दर हकीकत आपने आगे सीसानी आगे ये सारे फ़ुक़हा, ये सारे के सारे फ़ुक़हा कहते हैं कि ये दर हकीकत आपने एक कुएं में पैसे डाल दिए अपने। वो कुएं में पैसे गए, अब सारे पैसे उसमें मिक्स हैं, आपके भी हैं और दूसरों के भी हैं। लिहाजा ये मजहूलुल मालिक है। जब मजहूलुल मालिक है तो अब क्या मसला होगा? अब मसला ये है कि आगे सीसानी कहते कि मेरी अथॉरिटी चलेगी। आगे सीसानी ने तकरीबन 39 चल रहा है ना, 1439, 1422 में आगे सीसानी ने यानी तकरीबन 17 साल पहले आगे सीसानी ने अपनी एक उसमें एक इजाज़त दी उन्होंने कि गवर्नमेंट की जितने भी जायज़ मुआमलात हैं, गवर्नमेंट के जितने भी जायज़ मुआमलात हैं वो मैं बेउनवाने वली एक फ़कीह के उन्वान से मैं उसको इम्ज़ा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं परमिशन देता हूँ। इसकी विलायत आगे सीसानी के पास है, मैं इसकी परमिशन देता हूँ। जब मैं इसकी परमिशन देता हूँ, वरना तो आप क्या कर रहे थे? आप कर रहे थे मिसाल के तौर पर किसी गवर्नमेंट इदारे में काम। जब आपने किसी गवर्नमेंट इदारे में काम किया तो किसका काम किया आपने? किसके लिए सर्विस दी आपने? गवर्नमेंट तो कोई शय नहीं है, गवर्नमेंट तो कोई चीज़ नहीं है। जब आपने सर्विस दी तो आप किससे इसकी उजरत की इस्तेहकाक रखती हैं? कोई भी नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कोई पहाड़ को जाके खोदना शुरू करें और पहाड़ खोदने के बाद कहे कि भाई मुझे इसकी उजरत दो। लिहाजा आगे सीसानी ने क्या किया, चूंकि पूरा गवर्नमेंट एक सिस्टम है जिसका कोई मालिक नहीं है, इसकी अथॉरिटी फ़कीह के पास है, इसकी विलायत फ़कीह के पास है, लिहाजा फ़कीह मैं बेउनवाने फ़कीह ये परमिशन देता हूं कि गवर्नमेंट की जितनी भी जायज़ डीलिंग है उसको मैं इम्ज़ा करता हूं। यानी गोया आगे सीसानी ये फरमाते हैं, अगरचे आगे सीसानी को भी मालूम है कि मेरा ये कहना कोई प्रैक्टिकल यूं असर नहीं रखता है बल्कि मोमिनीन के लिए फ़ायदेमंद है, लिहाजा आगे सीसानी कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने एक बात कही। आगे सीसानी ने 1422 में ये बात कही कि गवर्नमेंट की जितनी भी डीलिंग है, जायज़ डीलिंग है, उसको मैं इजाज़त देता हूँ और उसको मैं इम्ज़ा करता हूँ।
यानी अब आप किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से आप डील करेंगी, वो दर हकीकत आगाही सिस्तानी के नुमाइंदे से डील कर रही है। और आगाही सिस्तानी कहते हैं जितने भी जायज मामलात हैं उसको मैं इजाजत देता हूं, मैं उसकी इजाजत दे रहा हूं, उसकी परमिशन दे रहा हूं, हराम की परमिशन नहीं दे रहा हूं। लिहाजा अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि आप जब बैंक में गई या आप बैंक से, जब स्टेट बैंक से आपने बॉन्ड खरीदा तो आपने उसको 1000 रुपये दिया कि दर हकीकत वो आ गए। अब ये जाके किसी को कहिएगा नहीं, वरना गवर्नमेंट जो वो ये इदारा बंद कर देगी। आप दर हकीकत आगाही सिस्तानी के नुमाइंदे को 1000 रुपये दिए, उसके अगेंस्ट में आपने 1000 रुपये का बॉन्ड लिया। आगाही सिस्तानी कहते ये काम हलाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से, वो आगाही सिस्तानी कहते कि भाई ये मेरा काम नहीं, ये अपनी तरफ से गवर्नमेंट खिलाफ शरीयत काम कर रही है, उसकी मर्जी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी बॉन्ड खरीद रहे हैं उनके लिए उनसे एक गोया एग्रीमेंट है कि हर 3 महीने पर हम ड्रॉ निकालेंगे और कुराकशी पे आपको इनाम देंगे। और आगाही सिस्तानी कहते हैं कि सही है, ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, आपने चूंकि हलाल काम किया, लिहाजा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों ने कभी बैंकिंग के मसाइल किए इससे पहले? हाँ, कभी इस किस्म के मसाइल सुने ना? हो चले बैंकिंग के मसाइल फिर अपने जगह पर चलें। बहरहाल आज की हद तक बात कुछ समझ में आ रही होगी ना जी। हो तवज्जो करें कि आगाही सिस्तानी क्या फरमाते हैं? आगाही सिस्तानी फरमाते हैं कि अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको 2 चीज देती है, एक का नाम है इनाम, एक का नाम है इंटरेस्ट और सूद। शरीयत में ये दोनों ही सूद है, शरीयत में ये दोनों ही सूद है। लेकिन बहरहाल आगाही सिस्तानी ने इसको मसले के एतबार से भी फर्क किया है। जिस तरीके से उर्फ में फर्क किया जाता है, आगाही सिस्तानी ने भी इसको फर्क किया है। आप कहें कि आगाही सिस्तानी कौन होते फर्क करने वाले? कौन होते आगाही सिस्तानी फर्क करने वाले? क्योंकि वो मजहूलुल मालिक की विलायत रखते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। लिहाजा आगाही सिस्तानी ने एक मसला बयान किया। क्या मसला बयान किया? कि जब भी गवर्नमेंट आपको इनाम दे तो आप पूरा का पूरा रख सकती हैं, इनाम दे तो। लेकिन गवर्नमेंट अगर आपको कुछ परसेंटेज दे, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, सूद कहते हैं, तो उसमें आगाही सिस्तानी ये कहते हैं कि 50% आप मोमिन, शिया इस्नाशरी, फकीर शरई, दीनदार को आधा सदका दें और बाकी आधा आपकी मिल्कियत में है, आप खुद मालिक इसकी बन जाएंगे। अब इतने सारे लफ्ज आ गए। मोमिन से मुराद नमाज शब वाला मोमिन नहीं, शिया इस्नाशरी मुराद है। शिया इस्नाशरी हो, फकीर शरी हो। फकीर शरी की इस्तिलाह कभी पढ़ी होगी आप लोगों ने? सही है। बाकी दीनदार होना चाहिए। आगाही सिस्तानी फरमाते कि किसी भी मोमिन को आप आधा सदका देकर बाकी आधे को आप अपनी मिल्कियत में करार दे सकती हैं। ये आगाही सिस्तानी ने जो कहा, ये किस उन्वान से है? ये उनकी विलायत के उन्वान से है। आगाही सिस्तानी ने कहा कि ये मेरे पास विलायत है मजहूलुल मालिक की, और मैं इस विलायत के तहत में ये अपने मुक़ल्लिदीन को ये इजाज़त देता हूँ, अपने मुक़ल्लिदीन को, और हर उस फ़क़ीह जो जिस फ़क़ीह पर वो बाकी है और मेरी तकलीद में है, और उसका फ़क़ीह इसको मजहूलुल मालिक मानता है। मिसाल को मरहूम आगा ख़ुमैनी मजहूलुल मालिक नहीं मानते थे, लिहाजा आगाही सिस्तानी आगा ख़ुमैनी के मुक़ल्लिदीन को ये परमिशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन आगाही ख़ुई के मुक़ल्लिदीन को आगाही सिस्तानी ने परमिशन दी। क्या परमिशन दी? कि जो इंटरेस्ट है, सूद है, जिसको बैंक या इदारा सूद का नाम दे रही है,
वो आप आधा 50% जो कि वो आप सदका दें, बाकी 50% के आप मालिक बन जाएंगे। और ये तो है अगर इंटरेस्ट हो तो। और जो इनाम वाला है, बॉन्ड किस में आता है? इनाम वाले में आता है। इनाम में आगे सीसानी फरमाते हैं कि इनाम 100% पूरा 100% आप जिसका बॉन्ड है, जिसके नाम का ये बॉन्ड निकला, उसके लिए ये बॉन्ड जायज है। अब यहां पर एक आज की जबान में एक शोशा है, चूंकि उसका जवाब मुझे मालूम नहीं है, लिहाजा मैं ये इसका नाम शोशा दे रहा हूं, क्योंकि इसका मुझे जवाब मालूम नहीं है। चलें उसको हम देखते हैं, आगे इसको बयान करते हैं। बस खुलासा क्या हुआ, आगे सीसानी फरमाते हैं कि अगर इनाम है तो 100% रख सकते हैं, और अगर ये सूद है तो हम 50% की इजाज़त देते हैं, इस शर्त के साथ कि आपको बाकी 50% आपको सदका देना होगा। अच्छा, एक बात यहां पर बयान कर दूं मैं, ये मसला अक्सर लोग जो हमसे पूछते हैं, तो हम कहते हैं, आगे सीसानी कहते हैं कि गवर्नमेंट में आधा आप सदका देते हैं, आधा आप रख लें। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो हम प्रॉब्लम, ज़ाहिर है हम इसको सवाल जब हमसे पूछा जाता है तो हम इस प्रॉब्लम को बयान नहीं करते हैं। आज मैं इस प्रॉब्लम को बयान कर दूं कि आगाही सीसानी की जो 50% की इजाज़त देते हैं, उसकी एक कंडीशन लगाते हैं। वो पहले कंडीशन बयान कर दी। क्या कंडीशन? वो कंडीशन ये है कि आपकी डील हलाल डील होनी चाहिए। यानी क्या मतलब? यानी जब आपने बैंक को डिपॉजिट रखवाया तो आपने कंडीशन ना लगाई हो इंटरेस्ट की। आगे सीसानी फरमाते हैं कि आप बैंक में डिपॉजिट रखें या बॉन्ड लें, लेकिन किसी किस्म की आपको शर्त नहीं लगानी है। अगर आपने शर्त लगा दी तो आपकी सजा यह है कि आपको इसमें से 50% तो क्या, एक पाई भी नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा सदका देना होगा, पूरा का पूरा सदका देना होगा। आगे सीसानी कहते हैं कि हम हराम चीज की इजाजत नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उस इंटरेस्ट के 50% को इजाजत देंगे जो आपने हलाल तरीके से किया हो। अगर आपने डिपॉजिट रखते हुए, कर्जा देते हुए आपने अगर ये शर्त लगा दी कि इसका इंटरेस्ट मुझे दिया जाएगा 5%, 7% जितना भी बनता है, ये क्या है? ये कर्जे रबवी है, ये लोन इंटरेस्ट के साथ है, ये सूदी कर्जा है। और सूदी कर्जा खुद है, ये एक काम हराम काम है, एक हराम काम है। ये ट्रांजैक्शन, ये डील, ये मामला, ये एक हराम मामला है, एक हराम डील है। आगे सीसानी कहते कि 1422 हिजरी में हमने जो इम्जा किया है और इजाजत दी है, वो गवर्नमेंट के साथ उन तमाम डीलिंग्स की इजाजत दी है जो आपकी उनके साथ हलाल मामलात में हो। लेकिन चूंकि अगर आपने उनको कर्जा दिया इंटरेस्ट के ऊपर, हम इसकी इजाजत नहीं देते आपको, हम आपको इसकी इजाजत नहीं देते। और इजाजत अगर आगे सीसानी ने अगर नहीं दी तो आपको नहीं मालूम है कि इसकी कितनी आफतें और बलाएं हैं। इसकी एक दर्द सर है। अगर आगे सीसानी ने इजाजत नहीं दी, ये 1422 हिजरी में आगे सीसानी ने इजाजत देकर मोमिनीन के लिए बहुत सारे मसाइल को हल कर दिया, बहुत सारे मसाइल को हल कर दिया कि ये अब उन्वान अपनी एक अलग गुफ्तगू रहेगी कि इस इम्जा के, इसकी इजाज़त के क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे नहीं है। बहरहाल वो अपने मकाम पर, बस शोशा भी नहीं आया है, वो आगे जाकर आएगा। वो मैं भूल भी गया क्या था, खैर बस यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई, याद आ गया। तवज्जो करें, यहाँ तक हमारे लिए बॉन्ड तो पूरा का पूरा रोशन हो गया। क्या हो गया खुलासा? अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि ये जो मुझे बयान करना था, क्योंकि मुझे तो इतने सारे उन्होंने उन्वान दिए थे, ये तो मैंने उसकी पूरे बॉन्ड की हकीकत को भी बयान कर दिया। अगर ये काम की चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है, वरना दर हकीकत उसूलन क्या होना चाहिए था? उसूलन ये बयान होना चाहिए था कि बॉन्ड जायज़ है, आप किसी किस्म का शर्त, आप किसी किस्म की शर्त ना लगाएं तो बॉन्ड जायज़ है, और इसका इनाम जो वो आपके लिए सारा का सारा हलाल है। ये 1 मिनट में बॉन्ड का मसला हल हो गया।
लेकिन बहरहाल मैंने इसकी हकीकत के साथ आपको बयान कर दिया, ताकि ये बहरहाल हमने इसके ज़िम्न में बहुत सारे मसाइल को हल कर दिया। अब एक मसला जो आजकल राइज है जी, खूब, एक मसला जो आजकल राइज है ये है शोशा, और इसका जवाब मुझे फ़िलहाल मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बयान कर दूं। मसला क्या है? मसला ये कि अगर आप स्टेट बैंक से अगर आप बॉन्ड लेने जाएं तो शायद कहते पता नहीं लाइन लगती है और वहाँ पे बड़े उसके डॉक्यूमेंटेशन है वगैरह वगैरह, एक दर्द सर है। लिहाजा इसका आसान तरीका है कि बुल्टन मार्केट में रास्ते में लोग बैठे होते हैं और वहाँ उसमें बॉन्ड आपको क्या करते हैं, हाँ, बॉन्ड बेचते हैं, जो उर्फ की ज़बान है। उर्फ कहते हैं कि वो बॉन्ड बेचते हैं। अगर 1000 का बॉन्ड है तो 1020 रुपये, 1050 रुपये, 1100 रुपये लेकर जो वो बेचते हैं। आया ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? चूँकि बॉन्ड की हकीकत लोगों को नहीं मालूम है, लिहाजा वो कयास करते हैं। किसके साथ कयास करते हैं? उस ईद के नोटों के साथ कि जो ईद में ख़रीदे जाते हैं। वो क्या है कि ईदी देने के लिए ईद की आमद पर नोट खरीदे जाते हैं। मसलन अगर 100 रुपए की अगर गड्डी है, 100 रुपए की गड्डी में कितने, 10,000। 100 रुपए की अगर गड्डी है, 10,000 रुपए के 100 का नोट है, आपने उसको 10,200 रुपए दिए और ये 100 की गड्डी ली। अब ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? ये जायज़ है, क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस में होता है? इंटरेस्ट लोन में होता है, कर्जे में होता है। ये आपने कर्जा नहीं दिया, ये नकदी मामला है। ये नकदी मामला है। आपने 10,000 दिए, 10,000 लिए, लेकिन 10,000 दिए और 10,000 लिए, 200 रुपये ऊपर उसको दिए। अगर यही चीज़ अगर लोन की शक्ल में होती कि अगर आप किसी को 10,000 रुपये दें और उसको कहें कि 1 महीने के बाद मुझे 10,000 के साथ 200 रुपये ऊपर देना, ये हराम था। ये कर्जा, ये सूद वाला कर्जा होता और ये हराम हो जाता। तवज्जो किया आपने? बस ये जो ईद की नई नोटों का जो मामला है, ये जायज़ है। इसलिए जायज़ है कि ये लोन पर नहीं है, कर्जे पर नहीं है, बल्कि नकद पर है। नकद पर है। जब नकद पर है, लिहाजा फरमाते हैं कि ये जायज़ है। अब बुल्टन मार्केट या सदर या जहां पर भी ये बॉन्ड मिलते हैं जो बैंक नहीं दे रही है, बल्कि कोई भी फुटपाथ पे बैठे हुए इसको बेच रहा है। अब ये लफ्ज़ टेक्निकली क्या हो गया? गलत लफ्ज़ है ये, बॉन्ड बेच रहा है। अगरचे एक हद तक सही भी है, उसको शायद बयान कर देंगे हम। खूब तवज्जो करें। अब ये बाज़ लोग क्या समझते हैं? बाज़ लोग कहते हैं भाई जिस तरह से ईद की नोटें महंगी ख़रीदना जायज़ है, तो ये बॉन्ड भी ख़रीदना जायज़ होना चाहिए। ये कयास गलत कयास है। क्यों गलत कयास है? खूब जो हमने बयान किया, क्योंकि नोट करेंसी है, बॉन्ड करेंसी नहीं है। बॉन्ड करेंसी नहीं है। बॉन्ड क्या है हकीकत में? दर हकीकत बॉन्ड उस कर्जे की सनद और सर्टिफिकेट है आपके पास। तो दर हकीकत, अब मैं आपको एक मसला बयान करूं। मिसाल के तौर पर आपने किसी को XYZ, किसी को भी, अभी बैंक से बाहर निकल आए, स्टेट बैंक से बाहर निकल जाए, बैंक से बाहर निकल आए, अपनी आम जिंदगी में आ जाए। किसी को आपने कर्जा दिया, नॉर्मल कर्जा, कोई इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी, एक नॉर्मल कर्जा दिया, 2 लाख रुपए किसी को कर्जा दिया। अब वो नहीं दे सकता है, नहीं दे रहा है, दे सकता है, नहीं दे रहा है, XYZ कुछ भी है। आपने 2 लाख रुपए किसी को कर्जा दिया, 2 लाख रुपए
उसको दिया आपने, उसके सर पर आपके 2 लाख रुपए हैं। अब एक शरई मसला कि क्या अपने कर्जे को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। यानी क्या मतलब, यानी मसलन मैंने कर्जा दिया किसी को 2 लाख। खूब, अब मैं यहां पर एक साहब मुझे मिले, मैंने कहा एक साहब को मैंने कर्जा दिया है 2 लाख रुपए, अब वो मुझे दे नहीं रहे। चलें अभी हम कराची की ज़बान में बात करें, वो हमें दे नहीं रहे। तो कहा कि अच्छा आप हमसे कितने दिए थे हमने, 2 लाख, आप हमसे 1,80,000 ले लें, बाकी निकालना हमारा काम है। हमने क्या किया, हमने उस कर्जे को बेच दिया। 2 लाख का कर्जा 1,80,000 में हमने बेच दिया। शरीयत इसको क्या कहती है, जायज है। वो टेढ़ी उंगली से जो निकालेगा उसको शरीयत कुछ नहीं कह रही है। आपने अपने 1 लाख ले लिए और अपने कर्ज, आपने किस चीज को बेचा, अपने कर्जे को बेचा आपने। जब आपने अपने कर्जे को बेचा 1,80,000 में, तो अब ये 1,80,000 आपका है, बात खत्म हो गई। अब सुनिए, ये जो बोल्टन मार्केट में जो बॉन्ड बेच रहा है, ये क्या बेच रहा है हकीकत में, ये कर्जा बेच रहा है। ये दर हकीकत में, क्योंकि वो जब स्टेट बैंक से ये बॉन्ड लेकर आया, ये जब वो स्टेट बैंक से बॉन्ड लेकर आया, यानी क्या किया, स्टेट बैंक को 1,000 रुपए स्टेट बैंक को लोन दी, उसके मुकाबले में सनद दी। अब आपको ये कहता है कि मैं स्टेट बैंक, उसको नहीं पता कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। ये तो हम अंचोली में मदरसा अल कायम में बैठ कर ये जो को सारा उसके ऊपर जो वो कर रहे हैं उसकी हकीकत को हम बयान कर रहे हैं कि वो जो 1,000 रुपए की जो लोन है बैंक के पास, वो हमको कहता है अच्छा दुनिया में क्या राइज है। देखिए पाकिस्तान बहुत ही इंटरनेशनल मुल्क है, दुनिया में क्या राइज है, दुनिया में ये राइज है कि हमेशा लोन बेची जाती है सस्ती में, सस्ते में। सही ना, कोई दुनिया में ऐसा अहमक नहीं मिलेगा कि जो लोन महंगे में खरीदे। क्यों महंगे में खरीदेगा वो, तवज्जो किया आपने, महंगे में दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय पाकिस्तान के बॉन्ड के मसले में। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान वाले शरीफ है, नहीं, बॉन्ड के मसले में। यहां पे फकत बॉन्ड के मसले में आपको एक ये केस मिलेगा जहां पे कर्जा आपका खरीदा जा रहा है महंगे दामों में। वरना आप मुझे बताएं ना कि कर्जा कौन महंगा खरीदेगा। वो तो दर हकीकत जिस बंदे को आपने अपने 2 लाख का कर्जा 1,80,000 में बेचा था, वो 20,000 आपने किस चीज के इसको दिए हैं, वो पैसे निकलवाने के लिए, वो उसको उसके ताल्लुकात इस्तेमाल करने के, वो उसके सर्विस चार्ज है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे बिठाए जो 2 लाख डूब रहे थे 1,80,000 मिल गए मुझे। तो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं। इसीलिए मराजीन हमेशा तौज़ील मसाइल में एक बात कहते हैं। अब मराजीन के जहन में भी ये बात नहीं थी कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क पैदा हो सकता है कि, लिहाजा उन्होंने हर जगह हर मसले में लिखा, हर जगह पर तौज़ी हो या उर्वा हो, या उर्वा में नहीं, बहरहाल मिनहाज हो, उस पर एक मसला लिखा क्या कि जायज़ है कर्जे को बेअक़ल कीमतिन, कि कर्जे को कम कीमत पर बेचना जायज़ है। इसलिए कि लॉजिकल ही नहीं था कि महंगी कीमत पे भी कोई कर्जा जो वो बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। अब बोल्टन मार्केट में बैठा हुआ ये शख्स अपने कर्जे को जो 1,000 रुपए का बॉन्ड है, दर हकीकत वो कर्जा है, वो कितने में बेच रहा है, वो 1,200 में बेच रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये खिलाफ मुतारफ है, मामला है, ये डील है, ओकला इसको कबूल करते हैं, इसलिए कि बहरहाल उनके अपने फवाइद हैं। वो इसलिए है कि बॉन्ड में जाऊंगा, स्टेट बैंक जाऊंगा, वहां पे लाइन में लगना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह, उससे बचने की खातिर में बस दर हकीकत तवज्जो करें। ये जो बोल्टन मार्केट में ये है शोशा, सुन लीजिए कि बोल्टन मार्केट में ये जो 1,000 का बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल 1,200 रुपए में जो खरीद रहा है, ये दर हकीकत क्या है, ये दर हकीकत अपना कर्जा कोई शख्स बेच रहा है महंगे दामों पर। जैसा कि मैंने कहा कि मुज्तहिद के वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लिहाजा मुज्तहिद ने अपनी तौज़ी में, अपनी मिनहाज में, अपनी अरबी किताब या उर्दू किताब में उन्होंने लिखा कि जायज़ है कि कर्जे को सस्ते दामों पर बेचा जा सकता है। शोशा ये है
कि क्या महंगे दामों पर कर्जे की खरीदो फरोख्त हो सकती है या नहीं हो सकती है? जवाब नहीं मालूम। इसलिए हमने इसका नाम शोशा दिया था, क्योंकि हमें मौका नहीं मिला कि इस सवाल का हम, चूंकि बहरहाल हम जिनसे मालूम करते हैं वो बहरहाल फिलहाल ये कि हमारे लिए जो को पॉसिबल नहीं था और अभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी हमने इस मसले को अगर हल किया, फिलहाल एहतियात की जाए। फिलहाल क्योंकि ये कयास करना कि ये करेंसी की तरह है, ये कयास गलत कयास है, बल्कि दर हकीकत इसका उन्वान ये है, यानी अगर हम किसी फिक्र जानने वाले से अगर हम सवाल करें तो एक सेंटेंस में जुमला, अगर फ़कीह होगा सामने बैठने वाला, जवाब देने वाला, अगर फिक्र जानता होगा तो आपके सवाल को समझ जाएगा। सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि क्या कर्जे को महंगे दामों पर बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है। आप देखिएगा तौज़ीउल मसाइल में, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ ये मसला मिलेगा, लेकिन तौज़ीउल मसाइल में ये मसला ज़ाहिरन मौजूद है कि कर्जे को कम कीमत पे बेचा जा सकता है, क्या ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। और हमने बाज़ फ़िक़ही ग्रुप में हमने अगरचे एक लफ्ज़ कहा था, उस लफ्ज़ से मुमकिन है कोई आकर इश्काल करें, हमने कहा कि मुश्किल लगता है, ये हमने फतवा नहीं बताया था, शायद बाज़ लोग इससे फतवा समझे थे, लेकिन ये हमने फतवा नहीं बताया था। अब ये बहरहाल फ़िलहाल ये कि इसका मसला शरई मालूम नहीं है। अगर हमें किसी से मसला मालूम करना होगा तो इस तरीके से मालूम करना होगा कि क्या कर्ज़े को सस्ते दामों पर ख़रीदना और बेचना तो जायज़ है, क्या कर्ज़े को महंगे दामों पर ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं या नहीं खरीद सकते और बेच सकते हैं। जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं देखें, तवज्जो करें, हम जो सस्ते दाम में मैंने अपने 2 लाख बेचे, 1,80,000 में क्यों बेचे? मेरे दर्द सर खत्म हो। यहां पर भी मैं महंगे दामों में इसलिए खरीद रहा हूं कि दर हकीकत वो सनद है, उस सनद पे ड्रॉ निकाला जाता है। तो चूंकि मेरी गरज ये है कि मुझे वो मैं बैंक को कर्जा देने के लिए इतना बेचैन और परेशान नहीं हो रहा हूं कि मैं ये कार्य खैर अंजाम दूं, कि मैं हुकूमत की मदद करूं और उसको कर्जा दूं। नहीं, कोई ऐसी नीयत नहीं है। मेरी नीयत तो है कि ये ड्रॉ निकलता है, उसके लिए बैंक ने एक सनद जारी की हुई है, एक बॉन्ड जारी किया हुआ है, लिहाजा उस दर्द-ए-सर से बचने के लिए जो को मैं महंगा खरीद रहा हूँ। अच्छा, टेक्निकली अब हम क्या इसमें बोलें, छोड़ देते हैं। अब हम यही कहते हैं कि एतराफ़ जुर्म करते हैं कि हमें नहीं मालूम। लिहाजा ये एक मसला फ़िलहाल एहतियात है, और मालूम करें आप लोग, अगर मुझे कभी मालूम हुआ तो इंशाअल्लाह देखेंगे कि आया ये। लेकिन फ़िलहाल मसला शरई क्या है कि एहतियात वाजिब है, हम ये डील और ये ट्रांजैक्शन और ये ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या साहिब समा